हेलो सभी को। मैं नया टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आ गया हूँ और टॉपिक का नाम है संघनन एवं वर्षा। हम बात करेंगे कि आर्द्रता क्या होता है, संघनन क्या होती है और वर्षा क्या होती है। ठीक है, इन तीनों को आज हम समझेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ देखें, आर्द्रता वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है और ये वायुमंडल में 2% होती है। पूरे वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो 2% होती है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहा जाता है। ये आर्द्रता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में कौन कौन से, पहले देखेंगे हम निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को होती क्या है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। और दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता, निश्चित तापक्रम पर वायु की आर्द्रता सामर्थ्य। एक निश्चित तापक्रम होना चाहिए, उस पर वायु की आर्द्रता का सामर्थ्य कितना है, कितनी आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है। दूसरा वास्तविक आर्द्रता की मात्रा, जो उसमें कितनी वास्तविक आर्द्रता की मात्रा है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, और आगे हम जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आप स्वाभाविक रूप से सभी जानते हैं कि जब ताप अधिक होता है तो जल जो है वो गैसीय रूप या गैसीय अवस्था में बदल करके ऊपर उड़ने लगता है, इसी को कहा जाता है वाष्पीकरण। यानी कि जब तरलीय अवस्था जो है, जल जो है वो अतिरिक्त ताप के कारण ताप पा करके हल्का होकर के गैसीय रूप में बदल करके ऊपर उड़ने लगता है, वही जल वाष्प कहलाता है। इसी की क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाने में 79 कैलोरी खर्च हो जाती है और 1 ग्राम पानी को वाष्प बनाने में 607 कैलोरी खर्च हो जाती है। ये आप इसमें देख लेंगे, 1 ग्राम बर्फ को बदलना है किसमें, पानी में, तो 79, बर्फ को पानी बदलना है तो 79 कैलोरी। 1 ग्राम पानी को जलवाष्प में बदलना है तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, 607 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक वाष्पीकरण जो होता है वो होता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों में। महाद्वीपों में सर्वाधिक जो वाष्पीकरण होता है वो होता है 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। महासागरों पर सर्वाधिक जो आप देखें तो वाष्पीकरण जो होता है वो होता है 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। ठीक है, संघनन की बात कर रहे हैं हम। संघनन होता क्या है, जल का गैस से तरल या ठोस अवस्था में, जल का गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होना या बदलना ही संघनन कहलाता है। जल जो है या तो गैसीय अवस्था से किस में आ जाए, तरल में आ जाए या ठोस में आ जाए, और यही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब इसके मुख्य रूप क्या हैं, देखो संघनन के, तो इसमें देखेंगे पहले ओस हम जानते हैं, सुबह सुबह अपनी घास पर पेड़ों पौधों की पत्तियों पर आप देखेंगे छोटी छोटी पानी की बूंदें रात्रि में जम जाती हैं, वही कहलाती है ओस। पाला अब देखिए ज़्यादा पड़ने लगती है, जब बूंदें ज़्यादा मात्रा में सर्दियों के समय जो है उसे कहते हैं अधिक ठंड पड़ने लगती है और ओस ज़्यादा हो जाती है, उसे पाला कहते हैं। फिर कोहरा, और जब ये और ज़्यादा हो जाती है तो आप देखें बिल्कुल धुंध जिसे हम कहते हैं कोहरा। कोहरा का एक रूप और होता है कुहासा। कोहरा क्या होता है, जब दृश्यता बीच में जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं कि दृश्यता कम होने लगती है, कोहरा या कुहासा कहा जाता है। कुहासा में क्या होता है, धुएं के साथ जलवाष्प मिलकर के घना एक ऐसा रूप बना लेती है, बादल से बना लेती है जिससे कि दृश्यता और कम हो जाती है, उसे कुहासा कहा जाता है। इसमें संघनन बात की आर्द्रता क्या होती है, संघनन क्या होता है। अंतिम जो इसमें टॉपिक हम बात करेंगे वो क्या है, वर्षण यानी कि वर्षा होती क्या है। आप सभी जानते हैं, आप सामान्य रूप से हमारे यहाँ सब वर्षा होती है और आप उसका लुत्फ़ भी उठाते हैं, मज़े लेते हैं, और वर्षा ज़रूरी भी है क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं मानसून पर, वर्षा पर। वर्षा ना हो तो उपज नहीं होती और उपज नहीं होती तो हम किसानों को आत्महत्या तक भी करनी पड़ जाती है। तो वर्षण क्या होता है, तो वो किस प्रकार से होता है मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ लिखा है। जल वर्षण, जल बूंदों के रूप में गिरता है, वो स्वाभाविक है, अधिकतर यही होता है। हिम वर्षण,
ध्रुवीय क्षेत्रों में या उच्चावच वाले क्षेत्रों में हिम की बूंदे रवे गिरते हैं, तुषार जिन्हें कहते हैं, तुषार वर्षा, हिम वर्षा, हिम के छोटे छोटे रवे कण गिरते हैं, उसे कहते हैं हिम वर्षा। लेकिन जब मैदानी या अन्य क्षेत्रों पर आप देखें कि वर्षा काल के समय ओले, बर्फ़ के मोटे मोटे गोले गिरने लगते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ओलावृष्टि। क्या कहते हैं? ओलावृष्टि। और वो एक कहावत भी बनी हुई है ओलावृष्टि कि सर मुंडाए ओला पड़े, कि अभी अभी कुछ करने लगे थे और फिर ओले पड़ गए ऊपर से। तो ओलावृष्टि की बात कर रहे हैं, चलो मजाक की बात थी। वर्षण के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं वर्षा के, जिसमें मुख्य 3 प्रकारों की बात करें तो संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती। संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। अब बात ये आती है कि ये होती क्या है, इन्हें समझने का प्रयास करें कि संवहनीय वर्षा क्या है, चक्रवाती वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा क्या है। इन तीनों को समझने के बाद मैं प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा कि वर्षा को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है बेटा? जब यहाँ ये धरातल है, धरातल पर तापमान, सूर्य के ताप के कारण क्या होता है, जलीय क्षेत्र है ये, और यहाँ वाष्पीकरण होने लगता है। अत्यधिक गर्मी के कारण जलवाष्प बन करके जल जो है ऊपर उड़ने लगता है, और दोपहर बाद 2 से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद ये वापस वर्षा करा देता है। अत्यधिक ताप के कारण होने वाली वर्षा, अत्यधिक ताप के कारण वर्षा जलवाष्प होता है। जलवाष्प उड़ने के कारण जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है दोपहर बाद, तो फिर ये वर्षा के रूप में जल को गिरा देता है, उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा को समझें तो पर्वतीय वर्षा क्या होता है भाई? जब मानसूनी पवनें जो हैं इस प्रकार से चल रही होती हैं, तो ये पर्वतों से जाकर टकराती हैं, और जब पर्वतों से जाकर टकराती हैं तो टकराने के कारण ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। तो जितना ऊपर उठ सकती हैं तो उठती हैं, और जब नहीं उठ पाती तो ये इन ढालों पर यहाँ ये बादल जो हैं, ये बादल वर्षा करा देते हैं। क्या करा देते हैं? वर्षा। और इस ढाल पर जब ये वर्षा इस पवनों के कारण होती है, तो इसी को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। क्या कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा। और जब ये पवनें हल्की होकर के जब आर्द्रता, क्योंकि जलवाष्प को गिरा देती है, आर्द्रता कम हो जाती है, तो ये पवनें यहाँ से उड़ करके इस ढाल पर आती हैं, अब पर्वत को पार कर जाएंगी। तो यहाँ पर वर्षा नहीं कराती, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। इससे अगला हम बात करें तो चक्रवाती वर्षा। आप सभी जानते हैं चक्रवात, मैं समझाऊंगा चक्रवात क्या होता है, कैसे आते हैं। चक्रवात आते कैसे हैं कि जब किसी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा निम्न दाब हो जाता है, और निम्न दाब होने के कारण क्या होता है कि आसपास के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से तीव्र पवनें आने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक भंवर बन जाता है, जिसे चक्रवात कहते हैं। इसके कारण जब स्वाभाविक सी बात है तीव्र गति से पवनें आ रही हैं और उच्च दाब से आ रही हैं, तो अपने साथ आर्द्रता लेकर आ रही हैं, तो उस समय जो वर्षा होती है उसे कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो अक्षांश, जैसे जैसे हम अक्षांशों पर ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा का वितरण भी प्रभावित होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वर्षा के वितरण में भी असमानता आती जाती है। पवनें भी वर्षा को प्रभावित करती हैं। शुष्क पवनें वर्षा नहीं कराएंगी, आर्द्रता से भरी हुई पवनें वर्षा कराती हैं। स्थरोल जल की स्थिति अगर नज़दीक है तो पवनें आर्द्रता लेकर आएंगी, दूर हैं तो आर्द्रता कम लेकर आएंगी। पर्वतीय वर्षा भी पड़ी, पर्वत भी वर्षा कराने में सहायक है, क्योंकि पवनें जब टकराएंगी पर्वतों से तो वर्षा कराएंगी। अगर पर्वत जो है वर्षा पवनों के समांतर हैं तो वर्षा नहीं कराएंगे, उस साथ बहका के जलधाराएँ भी वर्षा कराने में, और समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाती है। तो ये सभी कारक हैं जिसमें पढ़ा संघनन क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है, वाष्पीकरण क्या है और वर्षण क्या है। ये सारे टॉपिक पढ़े। अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।